my dear friends, welcome back to channel. Today's topic is basis of accounting. लास्ट वीडियो में हमने देखा है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11th अकाउंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस हो चुका है, उस पर वीडियो अपलोड की जा चुकी है। जिसने नहीं देखी है वो अकाउंट्स प्लेलिस्ट में जाकर वहां उसे देख सकता है। वहां पर हर एक वीडियो अपलोडेड है जो कि क्लास 11th अकाउंट्स के रिगार्डिंग हुई है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टोटल 3 बेसिस पढ़ेंगे, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड द हाइब्रिड बेसिस। जो मेजर बेसिस है वो है कैश बेसिस एंड द एक्रूअल बेसिस। सबसे पहला है कैश बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग गाइस क्या होता है? अंडर दिस बेसिस ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली पेड और रिसीव्ड इन कैश रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करोगे तो उस टाइम पर आपको उन आइटम्स को, दैट मीन्स उन एक्सपेंस की आइटम्स को और उन इनकम के आइटम्स को रिकॉर्ड करना है जिसके रिगार्डिंग आपने जो पेमेंट है या पेमेंट करनी थी या जो पेमेंट आपको रिसीव होनी थी वो कैश में हुई है। दैट मीन्स ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को जो है आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है, कोई भी ट्रांजेक्शन उधार पर हुई है, तो उस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये कौन सा बेसिस कहता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि क्या है, कैश बेसिस है, और उन्हीं इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश बेसिस है। सपोज कीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर था 2020 टू 2021, उसमें आपने जो है गुड्स सॉल्व की है ₹50,000 की, पर वो जो 50,000 की गुड्स आपने सॉल्व की थी उनके रिगार्डिंग आपको पेमेंट पूरी नहीं मिली है, सिर्फ 25,000 रुपीज़ मिले हैं। तो आपको जो बुक्स में रिकॉर्ड करना है वो सिर्फ 25,000 के लिए एंट्री पास करोगे और जो कैश में रिसीव नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग एंट्री पास नहीं करोगे। ये कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आई होप सो आपको एग्जांपल की हेल्प से समझ आया होगा। नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ दिस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस क्या है इस अकाउंटिंग के? इट इज़ वेरी सिंपल बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि अगर कैश में पेमेंट हमने कर दी है अपने किसी भी क्रेडिटर को या किसी भी मतलब कि सप्लायर को, अगर हम कैश में पेमेंट कर कर आए हैं तो उसके रिगार्डिंग एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर नहीं कर कर आए हैं तो नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि किसी से पेमेंट अगर एक्चुअल में आई है, अगर कैश एक्चुअल में कंपनी में आया है या एक्चुअल में कंपनी में से गया है तभी उसके रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन होगी, अदरवाइज कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट्स। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है यहाँ पर हमें पर्सनल जजमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। जो चीज़ जब होगी जैसे होगी वैसे करनी है, खुद का कुछ भी यहाँ पर पर्सनल अपना जजमेंट यहाँ पर नहीं लगाना पड़ता हमें। ठीक है, तो ये क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। सेकेंड जो बेसिस है अकाउंटिंग का वो है हमारे पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा बेसिस है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों एक दूसरे के कम्प्लीटली अपोजिट हैं। कैश में जहाँ पर सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअल कैश में हुई हैं, जिनके रिगार्डिंग पेमेंट एंड दी पेमेंट जो हुई है और जो हमें इनकम रिसीव हुई अगर वो एक्चुअल कैश में हुआ तब करते हैं। यहाँ पर अपोजिट होगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैश में पेमेंट रिसीव हुई है नहीं हुई है, कैश में हमने पेमेंट की है नहीं की है। अगर वो उस फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग थी तो हम उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर की वो है, चाहे फिर उसमें हमें पेमेंट मिली है या नहीं मिली है एक्चुअल में, वो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं रहता है। जैसे कि मैचिंग प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था उसमें यही था ना कि जिस फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग जोन से भी खर्चे हुए हैं वो उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे जिस साल में उसका रिवेन्यू हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसी तरह एक्रूअल बेसिस में है कि आपको उन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेना है जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से मतलब कि रिलेटेड है। अगर वो उस फाइनेंशियल ईयर की है तो वो उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, कैश में पेमेंट आई है नहीं आई है, करी है नहीं करी है, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा यहाँ लिखा है अंडर दिस बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कैश पेमेंट। ठीक है,
कि हमने एक्सपेंसेस की क्या करनी है, उनको रिकॉर्ड कर लेना है जैसे ही वो ड्यू होते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि हमने एक्चुअल में पेमेंट की है कैश में या नहीं की है। सपोज कीजिए आपका जो है मार्च मंथ का जो है आपने रेंट पे करना था और वो ड्यू हो चुका है, बट आपने एक्चुअल में पेमेंट नहीं की है अपने सप्लायर को, मतलब जिसको भी आप जिसकी भी प्रॉपर्टी आपने रेंट पर ले रखी है उसको आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं कर आए हो, बट आपकी ड्यू हो चुकी है, पेमेंट आपको करनी थी पर आपने नहीं की है एक्चुअल में पेमेंट, बट फिर भी आप उसको जिस फाइनेंशियल ईयर में वो ड्यू हुई है उसी फाइनेंशियल ईयर में आप उसे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। उसी तरह इनकम्स के लिए इनकम्स वो वाली रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि आपको अर्न हो चुकी हैं और जो एक्रू हो चुकी हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। सिमिलरली एग्जांपल ले लीजिए, आपने सेल की थी गुड्स की और अगर उन गुड्स के रिगार्डिंग आपको पेमेंट मिली है या नहीं मिली है कस्टमर से, डजेंट मैटर, अगर वो उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करती हैं जिस फाइनेंशियल ईयर की आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो हम उन्हें रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। इट डिस्क्लोजेज द ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है दैट इट डिस्क्लोजेज द ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड की एक्चुअल एक कंपनी को एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस से पता चल सकता है। एंड इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैचिंग प्रिंसिपल में हम इसी कंसेप्ट का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट बेसिस है अकाउंटिंग का वो क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो दो चीज़ों का कॉम्बो कर बनेगा, जो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को कॉम्बो होता है उसे बोलते हैं हाइब्रिड बेसिस। दैट मीन्स हम उसमें कैश बेसिस के रिगार्डिंग भी थोड़ी एंट्रीज करते हैं और थोड़ी एक्रूअल बेसिस के कंसेप्ट पर एंट्रीज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, इट इज द मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। Revenue and assets are recorded in the cash basis and the expenses and liabilities are recorded on the accrual basis। तो क्या कह रहे हैं, जहाँ पर रिवेन्यू और असेट्स को आप रिकॉर्ड करोगे कैश बेसिस पर और लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे एक्रूअल बेसिस पर, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, कि आपने रिवेन्यू और असेट को किस बेसिस पर कर लिया, कैश बेसिस पर कर लिया, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को किस पर कर लिया, एक्रूअल बेसिस पर। तो ये होता है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड में बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि दो चीज़ों का कॉम्बो होता है, दैट मीन्स कैश और एक्रूअल का जो कॉम्बो होगा उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तीन बेसिस थे अकाउंटिंग के। ये हमारा सेकंड टॉपिक था चैप्टर 4 का। एक टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, अकाउंट्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अकाउंट्स प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अदरवाइज चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में अकाउंट्स प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रहेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस एंड द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। उसमें टोटल 6 जो है मेजर डिफरेंसेस पड़ेंगे कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में। तो स्टे ट्यून, स्टे अवेयर। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए। ये सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।